अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट लाइफ एंड बिजनेस कोच आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप ऑफ 7 जनवरी 2024 आज कामयाबी से मुकम्मल हुई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों ने इसमें शिरकत की और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी सीखी। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि घरेलू ख़वातीन भी अब हमारी वर्कशॉप्स में आती हैं और सीखती हैं इन्वेस्ट करना। देखिए, मैं चंद बातें आप लोगों को आपके साथ शेयर करूंगा नए साल के एतबार से। कुछ चीज़ें जो मैंने आपके लिए प्रोग्राम में एडिशंस की उसके हिसाब से, और पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान के हालात के बारे में। सर, सबसे पहले तो जो स्टॉक मार्केट है इसके बारे में, फाइनेंस के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में अपनी नॉलेज आप लोग बढ़ाएं। क्योंकि पहले जिस तरह मैं पहले भी गुजारिश करता रहा हूँ कि चीज़ें चलती रही हैं, मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बताया, प्लॉट गेम के बारे में बात बताई कि जो प्लॉट प्लॉट खरीदो बेचो, प्रॉपर्टी डीलर बन गया था पूरा पाकिस्तान। फिर चाइना से अंडर इन्वॉइस करना और टैक्सेस और ड्यूटीज चोरी करना, वो एक ही बात रिपीट करते रहेंगे। अब फ्यूचर में 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं, 24 करोड़ लगा लें, 22 करोड़ लगा लें, 1 करोड़ पाकिस्तानी पाकिस्तान से बाहर है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक जगह बैठा हुआ था तो मैंने कहा अगर किसी कारखाने में, किसी फैक्ट्री में 25 लोग चीज़ें बना रहे हों और एक बंदा उनका मार्केटिंग मैनेजर हो तो वो मोर देन इनफ होता है उन 25 की एफर्ट्स को बाहर बेचने के लिए, दुकान में जाके, मार्केट में जाके। तो पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि कोरिया, जापान, जापान इतना ज़्यादा नहीं है, चाइना, इंडिया और कोरिया इसमें काफ़ी हद तक है, जिसमें चाइना और इंडिया बहुत ज़्यादा है। कि ओवरसीज़ जो, और इवन बांग्लादेश, उनके जो ओवरसीज़ जो लोग हैं उन्होंने उनकी तरक्की में बहुत ज़्यादा रोल अदा किया है। सबसे पहले एक परसेप्शन में लोगों की पाकिस्तान में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट कोई ऐसी चीज़ है, कोई अलहदा चीज़ है, ये बिजनेस नहीं है और ये कोई जुआ है और ये कोई सांप सीढ़ी का खेल है और इसमें कोई हर वक्त खरीदो फरोख्त करते रहना। हर वक्त कुछ फिल्मों ने, ड्रामों ने भी इसको ये शक्ल दे दी है कि हर वक्त एक बेसुकूनी की फजा में रहना, एक बेचैनी में रहना, एक परेशानी में रहना, एक स्टेट में रहना, हर वक्त खरीदो फरोख्त की जो है वो है, फिल्में और ड्रामे और ग्राफ्स ऊपर नीचे जाते देख के। देखें, स्टॉक मार्केट में एक बात याद रखें कि 3-4 किस्म के प्लेयर हैं। आज से कुछ 4-5 साल पहले कासिम अली शाह फाउंडेशन पे मैंने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड कराया था 10 से 12 मिनट का, जिसमें स्टॉक मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने उधर बहुत सारी सेशंस किए और बहुत सी बातें की। स्टॉक मार्केट एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। जो लोग इसको इन्वेस्टमेंट की तरह करते हैं, जो इसको सट्टे की तरह करते हैं, वो तो इसमें लूज ही करेंगे। जो इसमें रोज पैसा कमाना चाहते हैं उनके सर्वाइव करने के चांसेस भी लो हैं। समझदार और बड़े प्लेयर इसमें कैसे सरवाइव करते हैं। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट है, एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट है। आप कोई बैंक देखते हैं, कोई फर्टिलाइजर फैक्ट्री देखते हैं, कोई केमिकल प्लांट देखते हैं, कोई टेक्सटाइल फैक्ट्री देखते हैं, कोई कोई चीज़ देखते हैं, उसकी बुक्स को आप चेक करते हैं। आप देखते हैं कि यार इसकी वैल्यूएशन क्या बनती है। जैसे अगर आप कहें तो मैं आपको बर्कशायर हैथवे, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक है, वॉरेन बफेट की जो कंपनी है, इसकी हिस्ट्री अगर आप लोग नहीं समझते तो मैं बता देता हूँ कि वो एक टेक्सटाइल की कंपनी थी और टेक्सटाइल बिजनेस उनका बड़ा सो सा चल रहा था। तो वॉरेन बफेट साहब ने उसकी बुक्स को एनालाइज किया, उसके एसेट्स को देखा। उन्होंने देखा कि इसके एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं और कंपनी की कीमत कम है। तो उन्होंने इस कंपनी का सौदा कर लिया और उसको खरीद लिया। खरीदने के बाद उन्होंने टेक्सटाइल के ऑपरेशन बंद कर दिए, मशीनरी वगैरह जो एसेट्स थे उन्हें बेच दिए। उनके हाथ में कैश आ गया, उन्होंने उसको होल्डिंग कंपनी बना दिया और आगे जो है इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर दी। अब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं कि 65 कंपनीज उन्होंने, डिफरेंट जो फैमिली ओन्ड बिजनेसेस थे, उन्हें लिस्ट कराया, इनकॉर्पोरेट कराया और उनको स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट कराया। उन्होंने आगे फिर 265 सब्सिडरीज उनकी बनी, जो कि नीचे कंपनियां बनी हैं। तो ये एक सॉलिड बिजनेस है, ये एक इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। ये कोई ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट टच एंड गो, कि सुबह आपने ले लिया, दोपहर को आपने फिर बेच दिया, दोबारा ले लिया। हाँ, इसके अंदर अगर आपको प्रॉफिटेबिलिटी मिल रही है
तो थोड़ा बहुत पोर्शन आप शेयर अपना बेच के अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। अल्टीमेटली इसमें विनर वही लोग हैं जो इसे बिजनेस की तरह करेंगे, इसे लॉन्ग टर्म करेंगे, लोगों की परसेप्शन में चेंज कर। दूसरी 2024 में मैं आप लोगों को बात बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट एसेट मैनेजमेंट का, वेल्थ मैनेजमेंट का, फाइनेंस का एक हिस्सा है। ये मेरा सिर्फ एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, मैं करता ये काम जरूर हूं, मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज ये है, लेकिन वेल्थ मैनेजमेंट जो है उस पर, एंटरप्रेन्योरशिप पर, इन चीज़ों पर मैंने अपनी ज़िंदगी के 34 साल लगाए। 34th ईयर ऑफ बिजनेस जो है मेरा अगले साल शुरू हो रहा है। मैं जब बड़ा यंग था मुझे तब से शौक था इन चीज़ों का। जापान की इंडस्ट्री को मैंने बड़ा स्टडी किया है। मेरे वाले साहब चूँकि वहाँ पे 6 महीने का एक कोर्स करके आए थे जिस साल मैं पैदा हुआ था। उस साल वो आए थे तो बचपन में हम उनसे डिस्कस करते रहे, कोई हमारा शौक भी था, घर में ये बातें भी होती थी। तो पाकिस्तान आज जिस मुकाम पे खड़ा है, इसमें दो तीन बातें मैं आज आपसे स्टॉक मार्केट के हवाले से, एंटरप्रेन्योर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से करना चाहूँगा। सबसे पहले तो आप इस वक्त दुनिया में तकरीबन सबसे सस्ते हैं, आपकी जो वर्कफोर्स है। तो ये भी मुझे बड़ी खुशी हुई है कि डे बाय डे हमारे फ्रीलांसर्स जो हैं वो भी, उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। परसेंटेज वाइज दुनिया में एक सेकंड थर्ड नंबर पे हम आ चुके हैं। एग्जैक्ट एक्यूरेट मुझे नहीं पता, लेकिन चूंकि मैं फ्रीलांसिंग करता नहीं हूँ, लेकिन एक बड़े नंबर में, एक बड़े जो शुमार है उसमें हमारे लोग करते हैं। देखिए, जब इस मुल्क में आपकी लेबर जब सस्ती हो जाती है, जब डिवैल्यूएशन हो कि आपकी करेंसी नीचे आ जाती है, तो हर क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसमें लोकल पाकिस्तानीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है और इसमें ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी कहाँ है? अपॉर्चुनिटी ये है कि $3 पर डे में आपको बंदा 1,000 रुपया जो तकरीबन बनता है, $3.5 कर लें, $4.25 कर लें, कुछ कज बैसी नीचे पता नहीं क्या क्या लिखते रहेंगे, लेकिन 1,000 रुपये में आपको पाकिस्तान में बंदा मिल जाता है। सेमी स्किल्ड बंदा मिल जाता है। ड्राइवर आपको 30-35 हज़ार रुपये में मिल जाता है। और इसी तरह आपको कारीगर मिल जाते हैं। अब देखिए, बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। मसलन फुटबॉल पाकिस्तान में क्यों है? क्योंकि ये हाथ से सिए जाते हैं। वॉलेट्स हैं, लेदर की प्रोडक्ट्स हैं हाथ से। मेरा एक दोस्त है, मैं बता रहा हूँ कि लेदर की जीन को 25 से 30 हज़ार में टॉप क्लास नाप लेकर जीन बन जाती है। जैसे अमेरिका इंग्लैंड में जो 30 हज़ार रुपये हैं, $100, $125, $110, $115 में, यानी अगर आपने लेदर का कोट सिलवाना है अपने नाप पे, या वो खवातीन उसकी नॉर्मली वो पैंट वगैरह पहनती हैं उन मालिक में, तो वो टेलर मेड अगर नाप लेना आप सीख लें तो यहाँ से आप वो मंगा के सूट बेच सकते हैं। आप यकीन मानें कि वो 4-5 गुना जाएगा। अगर कस्टम मेड जो प्रोडक्ट होती है उसकी प्राइस बहुत हाई होती है। और डीएचएल के ज़रिए वो जो है वो भी शिप भी हो जाती है। एक पीस की भी शिपमेंट अलाउड है। मैं ये नहीं कह रहा आप एक एक पीस की शिपमेंट शुरू कर दें। मैं जो बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेबर आपकी अब इंडिया से भी सस्ती है। रीजन में आप सबसे सस्ते हैं। अगर आप उसका एडवांटेज लेंगे तो आप बड़े दिनों में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। नहीं लेंगे, बैठकर सारा दिन गवर्नमेंट को और इदारों को गालियां देते रहेंगे, 25 करोड़ सियासतदान बन जाएंगे आप, सारा दिन सियासत खेलते रहेंगे, तो सियासत में से कुछ नहीं निकल। अब मैं एक और, मेरा उससे कोई बिजनेस से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है, खवातीन मेरी फैमिली में भी हैं जो रूसी मलबूसात होते हैं, जो वेडिंग गाउन्स होते हैं, जो वेडिंग की जो चीज़ें होती हैं, ये बड़ा लेबर का हाथ का काम होता है इसके ऊपर। कभी पूछे ना, हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं किसी से कहते हैं यार ये आपने 2 लाख की ड्रेस ले ली है, तो ऐसी क्या इसमें खूबी है? हम जैसा बंदा, जरा फाइनेंस का बंदा, मुझे क्या दबके का काम, तो फलाना काम, तो फलानी फलाना कपड़ा, तो ये कपड़ा मुझे तो नहीं, मैं तो नहीं समझता उसको। तो वो फिर एक्सप्लेन ऐसे खवातीन करती हैं कि जनाब इस पे ना लेबर बहुत है। वो मंजी सी होती है कि उसको बेड सा उसके ऊपर लगाया होता है उन्होंने। कुछ हमारे दोस्त हैं, उनकी बेगमात भी ये काम करती हैं। नहीं भाई जनाब, तो मजाक ही उड़ाई जाते हैं, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है। मैंने कहा चले जी बाजी आप समझाएं तो सही कि कैसे होता है। तो वो उन्होंने कहीं उन्हें घरों में कारीगर बैठाए हुए, वो सारा हाथ का काम है, आंख का काम है। अब अगर आप अपने जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो अगर अपना हाथ इन लोगों से मिला लेंगे तो ये ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं बड़े दिनों में लोगों को ये बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ईयर 1992 में इंडस्ट्री में आया था। उस वक्त स्टॉक मार्केट पे कंपनी रजिस्टर कराने के लिए, लिस्ट कराने के लिए 20 करोड़ रुपए उस वक्त कम अज कम में लिस्टिंग होती थी, जो कि आज के तकरीबन 2 अरब रुपए हैं। अगर आप 92 से आज तक के रुपए की वैल्यू डिवैल्यूएशन निकाल लें, डॉलर्स में भी कन्वर्ट कर लें, तो 2 अरब रुपए बनते हैं।
अभी कुछ साल पहले स्टॉक मार्केट वालों ने स्टार्टअप्स के लिए एक चीज निकाली है जिसको जेम बोर्ड कहते हैं। जेम बोर्ड एक इंतहाई खूबसूरत चीज है, क्योंकि जब आप लिस्ट कंपनी कराने जाते हैं ना मेन बोर्ड पे, तो उनकी कुछ शराइत हैं। उनकी शराइत हैं कि 3 साल की या 2 साल की ऑडिटेड रिपोर्ट्स हो, कंपनी प्रॉफिट में हो, कंपनी नई ना हो, ठीक है, और उन शराइत के बाद वो उन्हें लिस्ट करती है। स्टार्टअप्स के लिए एक बड़ी एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी निकली है जेम बोर्ड के, जो सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए में, सिक्का है राजुल वक्त में 2.5 करोड़ में, तो आजकल मेरा ख्याल है फॉर्च्यूनर को 1.5 पौने 2 करोड़ की हो गई। हर वक्त ये बढ़ती घटती रहती हैं गाड़ियां। खैर एक एसयूवी जो है मेरा ख्याल है 1 करोड़ से लेके 3 करोड़ तक एक एसयूवी, एक जो बड़ी ये जीपें होती हैं जो इमारत दिखाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ये 1 से 3 करोड़ में आती है। यानी इतने में आप एक कंपनी लिस्ट करा सकते हैं। अच्छा, एसयूवी का मालिक एक ही होता है, एक ही बंदा सिंगल ओनर है, लेकिन जब आप जाएं लिस्ट कराएं तो आप 30-30 लाख 25-25 लाख वाले 10 बंदे मिलकर भी ये जो है रजिस्टर करा सकते हैं 2.5 करोड़ की। 12-12 लाख वाले भी। हुसन स्टॉक मार्केट का ये है, क्योंकि 2-3 चीजें जो है ना वो समझनी बड़ी जरूरी है। आज थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन ये चीजें समझनी बड़ी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि मेरी ज़ात को कोई फ़ायदा नहीं है आप कंपनी रजिस्टर कराएं या ना कराएं। मैं तो उसमें डायरेक्टर नहीं हूँ, तो मुझे, मैंने करानी होगी मैं करा लूंगा, नहीं करानी होगी मैं नहीं कराऊंगा, तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप ये समझ लें। दूसरी बात ये है कि आप लोग किसी कंपनी के शेयर खरीदें या ना खरीदें, मेरी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपना काम बड़े आराम से कर रहा हूँ। मैं ये ट्रेनिंग्स दूँ या ना दूँ, मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो रहा है। मैं, जो लोग मुझे करीब से जानते हैं वो मेरा लाइफस्टाइल देखते हैं कि मैं खुशबाश अपनी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजार रहा हूँ और मेरी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी हो रही हैं। लिहाजा आप, पहली बात, आप इन्वेस्टमेंट करें ना करें मुझे कोई 1 रुपये का फ़र्क नहीं पड़ता। आप कंपनी लिस्ट कराएं ना कराएं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, फिर मैं ये सारे ये जब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो मैं ये वीडियोस क्यों बना रहा हूँ, मैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्यों दे रहा हूँ? आई शुड बी वेरी वेरी क्लियर। और मैंने ना सिर्फ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दिए हैं, मैंने जो हमारे जो चैंपियंस हैं इसके फ्रीलांसिंग के, शाम सरवर साहब को मैंने बड़ी बार मैसेज भेजा है कि यार आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाएं। आज़ाद चाय वाले को मैंने बड़ी बार मैसेज भेजा है। उस्मान चुगताई, अच्छी खासी उनसे दोस्ती है, उनको बड़ी बार भेजा है। रिहान अल्लाह वाला को मैंने कहा यार आप जो लगे हुए हो ये क़यामत तक नहीं कर पाओगे, एक लिस्टेड कंपनी बना लो, ये आसानी से हो जाएगा। मैं वो करना चाहता हूँ या अपने मुल्क में वो देखना चाहता हूँ जो इंडिया में मैंने होते देखा है। क्योंकि जब आप कंपनी बना लेते हैं तो अक्सर आदमी जो पार्टनरशिप से डरते हैं उनका पहला ही होता है कि अगर मैं मर गया या मुझे कुछ हो गया तो मैं ये ना हो मेरा हिस्सा मेरे पार्टनर खा जाएं, पहला। दूसरा, अगर बिजनेस में ऊंच नीच आई तो मैं अपना सरमाया लेके लदा होना चाहूँ तो मैं कैसे होऊंगा, ठीक है। तीसरा, कि मेरी अगली जनरेशन तक कैसे ये मुंतकिल होगा और फ्री एंड फेयर कैसे सिस्टम होगा। बाकी पार्टनर्स अगर डोमिनेट कर गए तो वो बिजनेस में पैसे खाते रहे तो मुझे कैसे मेरा हक मिलेगा? इन तमाम चीज़ों का जो सोल्यूशन है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसमें आप जब चाहें अपने शेयर बेच सकते हैं। यानी 2.5 करोड़, 10 रुपए का एक शेयर होता है। 2.5 करोड़ रेज करने के लिए 2.5 लाख शेयर चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स। वो 2.5 लाख लोग भी मिलकर एक कंपनी चला सकते हैं। अच्छा, कंपनी कंट्रोल कैसे होती है? अब आपका सवाल होगा 2.5 लाख लोग। 14% शेयर जब जिस आदमी के पास होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में नॉर्मली इलेक्ट हो जाता है। यानी 14% शेयर जो है, अगर मैं इसको 10 करूं तो 25 लाख, आप 28, 29, 30 लाख का अगर एक आदमी के पास शेयर है तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 7 डायरेक्टर नॉर्मली, या 10 या 12 भी कंपनी होते हैं, मिनिमम 7 होते हैं। और वो फैसले करते हैं और वो सारी चीज़ें बोर्ड पर दी जाती हैं। वो शेयर होल्डर्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। तो खासा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये। इसके अंदर आपको एग्जिट लेना चाहें, आप 2 मिनट में जाकर अपने शेयर बाजार में फरोख्त कर सकते हैं। आप बोर्ड में से रिज़ाइन करना चाहें, आप उसकी वजूहत देके बोर्ड से रिज़ाइन करके अपने शेयर जो हैं वो बाहर बेच सकते हैं। स्टॉक एक्सचेंज को आप नोटिस देते हैं मैं अपने शेयर बेचना चाहता हूँ, मैं इस कंपनी को छोड़ना चाहता हूँ, वो आपके पास इख्तियार है। सिर्फ वो ये मोनोपलाइज करने के लिए आपको टाइम देते हैं कि 2 महीने 3 महीने आपका अखबार में इश्तहार आएगा कि मैं ओपन मार्केट में इस रेट पे बेच रहा हूँ, मार्केट रेट पे कोई मुझसे लेना चाहता है तो लॉट ले ले पूरी। तो वो एक है प्रोसीजर और आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, उसमें आप फॉरेन बंदा लेकर आ सकते हैं, बाहर से बंदा लेकर आ सकते हैं पार्टनर।
उसमें फॉरेन एग्जिट कर सकते हैं। इसकी मिसालें सारी मार्केट में मौजूद हैं, हबको में मौजूद है, मिलर ट्रैक्टर में मौजूद है, बेशुमार मिसालें हैं। कोई मेरे से आपको सेशन में पूछना चाहें तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ इसमें। अच्छा, आप ओवरसीज जो इतने पाकिस्तानियों की इतनी नफरी है अगर वो 1.25 करोड़ रुपया फर्ज करे कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, वो एक लेदर कंपनी वाले को कहता है कि भाई मैं तुम्हारी कंपनी में ना, तो इधर वाला अपनी कंपनी में आपको पार्टनर बनाएगा ना, आप चाहेंगे बनना तो आप एक नया वेसल बना लेते हैं, एक नई कंपनी बना लेते हैं कि यार तुम भी 1.25 करोड़ डालो, मैं भी 1.25 करोड़ डालता हूँ, अमाउंट हो गई 2.5 करोड़। ठीक है, अब 2.5 करोड़ अमाउंट हो गई, हम दोनों इस कंपनी के मालिक हैं। ना तुम भाग सकते हो ना मैं भाग सकता हूँ, मेरे 1.25 करोड़ चाहो तो उसके लीगल एग्रीमेंट भी हो जाता है कि मेरे 1.25 करोड़ के शेयर जो है वो कंपनी के, वो आप अपने शेयर प्लेज करा सकते हैं, उसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं किसी पर्सन से, किसी बंदे से, कि 1.25 करोड़ रुपए का माल मेरी क्रेडिट लिमिट बन गई है, 1.25 करोड़ का माल तुम मुझे भेजा करोगे, मैं बेच कर उसके पैसे अदा करता रहूंगा, हमारी कंपनी भेजेगी और ये ऐसे प्रॉफिटेबिलिटी चलेगी। क्योंकि लोगों का एतमाद नहीं होता दूसरे पे, और ये क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस है, अगर इन पर नहीं पूरी उतरेगी तो सारे लॉस के तुम जिम्मेदार होगे। अब ये एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अब 1.25 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का वो आपस में तय कर लेते हैं, वो साइकिल चलना शुरू हो जाता है, वो कंपनी ग्रो करती जाएगी। आप उसमें फॉरेन पार्टनर ला सकते हैं, आप उसमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ला सकते हैं, आप उसे जितना चाहें दिनों में एक्सपेंड कर सकते हैं। अब आप मुझे कहेंगे वास्तव ये काम तो आम आम जगहों में भी होता है। आम 2-2 3-3 जनरेशन गुजर जाती हैं। अगर आपकी एक दुकान है तो 2 दुकानें करते, 4 दुकानें करते, 6 दुकानें करते, आपकी जनरेशन गुजर जाती हैं। ये ओवरनाइट काम नहीं होता। ये जो टाइम है उसमें बड़ा टाइम लगता है आम बंदे के लिए। तो पब्लिक लिमिटेड जब आप करते हैं, जिसकी आप नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, धीरू भाई अंबानी साहब की आप एग्जांपल ले लें कि 77 में उन्होंने अपनी कंपनी का आईपीओ किया इंडिया में, नेक्स्ट स्टोर आपके, और ही नेवर लुक बैक, और हजारों करोड़ तक उनको ले गए और फैलाते गए, और आगे उनका बेटा भी फैला रहा है। पाकिस्तान में भी इसी तरह कई कंपनियों ने स्टार्ट किया और बहुत सी मिसालें हैं, मैं लोगों को कोट नहीं करना चाहता, बहुत छोटा लोगों ने स्टार्ट किया। तो अब आप 2.5 करोड़ रुपया लगाकर कंपनी बना सकते हैं, और वो कंपनी कितनी बढ़ सकती है, उसको आप 2.5 अरब पे ले जाएं, 2.5 हजार करोड़ पे ले जाएं, 2.5 लाख करोड़ पे ले जाएं, एप्पल बना दें, जो मर्जी बना दें। हमेशा बड़ी सोच से बड़े कारोबार का आगाज होता है। अगर तो आपका मकसद है चोरियां करना, अगर तो आपका मकसद है सिर्फ अपने आप को छोटा रखना कि किसी को नजर न आए, तो फिर तो ठीक है, फिर तो कन्वेंशनल बिजनेस अल्लाह देता कारपोरेशन चलाई रखे। अगर आप बियॉन्ड द बॉर्डर्स जाना चाहते हैं, इसमें जितने भी कारोबारी लोग हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि यार अगर आप 2.5 करोड़ की कंपनी बना रहे हो, गाड़ी भी तो लिए फिर रहे हो ना, जो चोरी हो सकती है, जिसका एक्सीडेंट हो सकता है, जो तबाह हो सकती है। अभी चोरी हो जाए किसी की लैंड क्रूजर तो गए उसके 2.5 4 5, अब तो 14 करोड़ तक कहते हैं नहीं आती है, तो 5-6 करोड़ की तो है ना। तो यार एक बार कोई हमारे समझाने पे समझ बूझ कर ये भी रिस्क लेकर देखो, एक कंपनी फॉर्म करके देखो, जो आप एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं वो जैसे कर रहे हैं उसे वैसे ही किए जाएं। मैं नहीं कहता, अब जेम बोर्ड में मैं क्यों कहता हूं कि ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट आ सकता है। ग्रीन फील्ड का मतलब है नया प्रोजेक्ट, कोई भी नया काम, अगर फिर आपका स्कूल है, कोई बड़े स्कूल चेन है, आप तो आप एक ब्रांच को पब्लिक लिमिटेड कर सकते हैं उसको, और आपकी शेयर जो है वो आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी भी होल्ड कर सकती है, इंडिविजुअल भी होल्ड कर सकता है, एग्जिस्टिंग भी कर सकती है। फर्ज करेंगे जी आपके शोरूम है, गोदाम है बरांडत रोड पे, बिडन रोड पे, तो आप एक कंपनी आगे सब्सिडरी बना सकते हैं अलहदा अपने नाम की, वो उसका 2.5 करोड़ ही हुजम होगा, उसका आपके बाकी बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे अब मोहम्मद शेख बरादरी के अंदर होता है ना, एक ही मार्केट में 10-12 दुकानें होती हैं, कुछ चाचे की होती है, कुछ मामे की होती है, कुछ फूफे की होती है, तो वो एक नई दुकान आप खोल सकते हैं। फायदा उसका ये होगा कि आप उसमें एक्सपेंशन बहुत ज्यादा कर सकते हैं, बहुत से उसके बेनिफिट्स आप ले सकते हैं, उससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं, एंड स्काई इज नॉट द लिमिट। मैं ये बातें आप लोगों से इसलिए कर रहा हूं कि मैंने बैठकर ये सोचा कि भाई ना तो मैं सियासतदान हूं, ना तो मैं कोई सरकारी अफसर हूँ, मैं कैसे अपनी कौम की खिदमत कर सकता हूँ। मैं तो एक सीधा साधा बिजनेसमैन हूँ, अपना काम करता हूँ और सो जाता हूँ, दिन को काम करता हूँ और रात को सो जाता हूँ। तो मेरी समझ में ये आया कि जो इल्म मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है, जो 30-32 साल 33 साल में मैंने एक्वायर किया है, मेरे वाले साहब ने सेकेंड जनरेशन है, 55 साल का इनडायरेक्ट इल्म है मेरे पास, 30 साल का डायरेक्ट है, 67 में उन्होंने शुरू किया था, मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था। तो मैं वो अपनी कौम को दे सकता हूँ जिसके अंदर मुझे लगता है कि इसमें लोगों में कमी है, ये लोगों तक कोई पहुँचा नहीं रहा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई जगह नहीं है।
आप 8-8 लाख रुपए 6-6 लाख रुपए साल का सेमेस्टर करके आप यूनिवर्सिटियों में नौकरी करते हो, फिर आगे जाके नौकरियों के धक्के मांगते हो, आप धक्के खाते हो, आपको नौकरी नहीं मिलती है। तो आप क्यों नहीं हिम्मत करके अपनी फैमिली, अपने दोस्त यार इधर उधर से पकड़ के, धीरू भाई अंबानी की तरह अगर एक पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने वाला इतना बन सकता है, उनके पास ना तो पैसे थे, 300 स्क्वायर फुट, 3 से 4 जो है कुर्सियों का एक दफ्तर, वहां से उन्होंने अपना बिजनेस का आगाज किया। उस मूवी को आप गुरु देख लीजिए, इंडिया की फिल्म है, उसमें वो उनका पार्टनर ने कहता है कि तुम्हें तो ना कोई लोन देगा ना पैसा देगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो तुम वेल कनेक्टेड नहीं हो। तो उन्होंने कहा मैं लोगों के पास जाऊंगा कि 10 रुपए में अपनी फैक्ट्री के मालिक बनो, खुद भी कमाऊंगा वो भी कमाएंगे। एंड ही स्टेड लॉयल टू हिज शेयर होल्डर्स। वो ईमानदारी से अपनी कंपनी चलाता रहा, और ये ईमानदारी की ताकत थी जो उस बिजनेस को इतना बड़ा बिजनेस ले गए, कि जिसको बाद में एक उनका आईपीओ हुआ था 11,000 करोड़ का, जो 1 मिनट में ओवर सब्सक्राइब हो गया था। ये रिकॉर्ड है, दुनिया में रिकॉर्ड है, इतना बड़ा आईपीओ कभी इस स्पीड में नहीं हुआ, ओवर सब्सक्राइब। तो बहरहाल बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी लंबी बातें हैं। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आप सबसे पहले मैंने वही बात कहता हूँ, 2024 में मैं चीज़ों को थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 3 प्रोंग्स थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई है, कि जो लोग मार्केट को नहीं समझते, आपको कारोबारी हल्के के आदमी है, आपको डर लगता है स्टॉक मार्केट से, आप 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया सबसे पहले आप वर्कशॉप लें और आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करें और उसको समझिए, खरीदो फरोख्त करें उन शेयरों की। अब आप, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन, 90 डे प्रोग्राम। इसके बाद पोर्टफोलियो बिल्डिंग करनी है, 5-10 लाख रुपए की आपने 2-3 कंपनियां लेनी है, उसमें खरीदो फरोख्त करें, उसको समझिए। अब आपका वो सेकंड क्वालिफाइंग राउंड भी पूरा हो गया कि पोर्टफोलियो बिल्डिंग आ गई। प्रेफरेबली अगर आप प्रोफेशनल नहीं है, अगर तो आप प्रोफेशनल जॉब करते हैं, फिर तो आप इसी को आगे बढ़ाते जाएं। अगर आप कारोबारी बंदे हैं, तो फिर अगला स्टेप आपका होना चाहिए कि आप अपनी कंपनी लिस्ट कराएं। अपनी कंपनी लिस्ट कराने के बेतहाशा फायदे हैं, और मुल्क के लिए भी फायदा है, कई गुना ग्रोथ है। मैं कई बार फूड चेन्स की मिसाल दे चुका हूँ, वो इसलिए कि वो देनी आसान है, हर आदमी बर्गर खाता है ना। अगर मैं आपको इंटरलूप की मिसाल दूंगा, तो हर बंदा टेक्सटाइल की फैक्ट्री नहीं चलाता। मैं अगर किसी फर्टिलाइजर, फातिमा फर्टिलाइजर की मिसाल दूंगा, हर बंदा फर्टिलाइजर को नहीं समझता। बर्गर हर बंदा खाता है, हर बंदे को पता है कि मिनी मार्केट में बर्गर की दुकानें थी जो बंद हो गई पेंडेमिक के बाद। मैकडोनल्ड तो बंद नहीं हुआ, केएफसी तो बंद नहीं हुआ, पिज्जा हट तो बंद नहीं हुआ, ठीक है ना, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेट हुए। डोमिनोज तो बंद नहीं हुआ, ये कंपनियां इनकॉर्पोरेटेड हैं, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ये बिग इंडस्ट्रियल जाइंट्स हैं। आप कभी भी ये जिस तरह के आप ये कर रहे हैं, अपने बाइकआउट्स कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, ड्यू टू सर्टेन रीजन, मैं कोई उस पर डिबेट लंबी नहीं देना चाहता। आप इससे कभी ताकत नहीं, मैंने कभी आपने ये सोचा है कि आप लोग खुद ताकत क्यों नहीं बनते? मैं, अगर मुझसे को बंदा इस्लामिक वर्ल्ड में कहे, तो मैं खराज तहसीन मैं तो पेश करता हूँ मोहम्मद बिन सलमान साहब को, सऊदी अरेबिया के जो किंग हैं, बादशाह हैं, क्राउन प्रिंस हैं, जो भी डिसीजन मेकर हैं इस वक्त, कि उन्होंने अरामको को सिर्फ 1.5% करवा के $2.5 ट्रिलियन उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया को साबित कर दी है, कि इस्लामिक किसी मुल्क में, जैसे हम फख्र करते हैं जी हमने वह बनाया है, तो उन्होंने अरामको लिस्ट कराई है, और टॉप जो सबसे बड़ा आईपीओ जो हिस्ट्री का है। हालांकि सऊदी गवर्नमेंट को तो जरूरत नहीं थी, इस कदर वो बंदा समझता है फाइनेंस को, या उसके जो भी एडवाइजर्स हैं वो समझते हैं। और आप सऊदी अरेबिया का ग्राफ उठा के देखें, इकोनॉमी उनकी कैसे बूस्ट करेगी और कैसे कर रही है, जो नियम सिटी का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये जनरेशन उनकी आने वाली जो हैं वो सुधर जाएंगी। तो भाई आपने दुबई को भी देखा, कतर को भी देखा, बाकी मुल्कों को भी देखा, उनके पास तो ऑयल वेल्थ है। सऊदी अरेबिया ने यही बात जो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी आई डोंट वांट टू रिलाई ऑन द ऑयल वेल्थ अलोन। मैं अपनी मुल्क को इंडस्ट्रियल ताकत बनाना चाहता हूँ, मैं अपने मुल्क को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, उसको एक मुआशी ताकत बनाना चाहता हूँ, ताकि हम सिर्फ ऑयल पे डिपेंडेंट ना हो। पाकिस्तान एक इंतहाई जरखेज ज़मीन है, और सॉरी टू से हम बड़े नालायक लोग हैं। दुनिया का बेहतरीन आम यहाँ पे होता है, दुनिया का बेहतरीन सिट्रस यहाँ पे होता है, हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, करते हैं बड़ा थोड़ा सा। वो इसलिए नहीं कर पाते कि हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर इन प्लेस नहीं है, हम डिल मोंटे नहीं है। डिल मोंटे क्या करता है, मेरे 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 फादर ने उनके भी फॉर्म विजिट किए हुए हैं, कुछ फिलीपींस में भी उनके फॉर्म है, वो तो खैर कंपनी ओरिजिनली तो फ्लोरिडा की है, वो भी ऐसे जॉइंट वेंचर्स होती हैं। तो वो कहते हैं कि जो पाइनएप्पल वहाँ फैक्ट्री में है ना, जो वो इतना लजीज होता है, कि जो राइप फूड होता है ना कोई भी,
बिल्कुल जो तैयार होता है फार्म के ऊपर वो बड़ा मजेदार होता है। कभी आप आम या कोई चीज आप खाएं ना बाग में जाके, जो बिल्कुल राइप होता है, नॉर्मली थोड़ा सा कच्चा होता है जब उसे शिप कर देते हैं फ्रेश हो, तो वो कहते हैं कि उसको वो टिन में डालते हैं कि जो खराब हो जाना होता है, यानी खराब नहीं हुआ होता, अभी वो प्योरली राइप होता है, और उसका टेस्ट इतना अच्छा होता है कि वो इसलिए टिन में डाल के एक्सपोर्ट करते हैं एक्सपायरी लगा के, कि यार ये मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर इस पे 10 घंटे और लग जाएंगे या 12, ज़ाहिर है किसी चीज़ ने मार्केट में पहुंचना है, फिर वो आगे डिस्ट्रीब्यूशन का मुझे नहीं पता उसका सप्लाई चेन किस तरह जाती है। तो उधर उन्होंने मशीनें लगाई हुई हैं, तो कहते हैं मैंने वहां खाया तो इट वॉज सो टेस्टी, सो राइप, कि जो पैक हो रहा था वहां पे ज़ाहिर है वो वही सर्व करते हैं कि बिल्कुल मैक्सिमम उसका टेस्ट होता है। तो वो इस तरह इसको बचा लेते हैं। हमारे यहाँ आपको आते हैं रेडी से टमाटर फेंक रहा है जिम्मेदार, कोई आलू फेंक रहा है, हम में इतनी अकल नहीं है कि हम लेज खरीद कर खाते हैं, हम चिप्स बनाने का, इसलिए कि हम मिलकर काम नहीं करते। स्टीवन आर कोवी की एक मशहूर स्टेटमेंट है, इंटरडिपेंडेंस इज अ चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। हम इसी बात पे फख्र करते हैं कि 100 साल से हमारी कोई ब्रांच नहीं। हम इसी बात पे फख्र करते हैं कि जी अब मैं बशीर दारुलमाई हूँ या सरदार की मछली हूँ, कि मेरी 4 दुकानें हो गई, मेरी 6 दुकानें हो गई, मेरी 8 दुकानें हो गई। ओ भाई, उनके जाकर देखो, इंडिया को देखो, आप आपकी आंखें हैरान परेशान हो जाओगे कि किस लेवल पे वो चले गए हैं। इवन बांग्लादेश आपसे आगे जाने लग पड़ा है। आप वहीं के वहीं हैं, सारा दिन वही तनकीद करते रहते हैं, हमारे मुल्क में वसाइल नहीं है। भाई आपको कौन रोक रहा है कंपनी बनाने से? आपकी स्टॉक मार्केट्स बड़ी वेल प्लेस्ड हैं। मेरी बात पे यकीन ना आए, 1340 की पी तक टेस्ला जाता रहा। अमेजॉन प्रॉफिट में कभी नहीं, कभी डिविडेंड नहीं दिया। टेस्ला प्रॉफिट में कभी नहीं, कभी डिविडेंड नहीं दिया। कितने मशहूर नाम है। मार्केट्स हर जगह ऐसे ही हैं। मार्केट्स जो हैं वो कोई पाकिस्तान की मार्केट बिल्कुल एट पार है। मैं इस फील्ड का 34 साल, मैं बता रहा हूँ 33 साल से मैं आज से काम कर रहा हूँ। मैंने इंडियन मार्केट को भी स्टडी किया है, मैंने यूरोपियन मार्केट्स को भी स्टडी किया है, मैंने यूएसए मार्केट्स को भी स्टडी किया है, मैंने ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स को भी स्टडी किया है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कहता हूँ कि पाकिस्तान की मार्केट एट पार है। गलती पाकिस्तानियों के अंदर है। अगर आप पार्टिसिपेंट 25 करोड़ आबादी में, अमेरिका में 50, 60, 70% तक लोग जो है, जो झाड़ू, इंडिया में जो झाड़ू लगाता है ना बंदा, या जो, वो भी स्टॉक मार्केट में 5, 10, 20, 50 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए हैं। आप इन्वेस्ट ही नहीं करते, क्यों नहीं करते आपको पता ही नहीं है। मैं स्कूलों में गया हूँ, बच्चों को कख नहीं पता। मैं कॉलेज में गया हूँ, कख नहीं पता। मैंने कहा चलो यार ये फाइनल है लम्स के और एलएसई के और यूएमटी के और यूसीपी के और पता नहीं कौन सी टीपी हमने बना ली है। उनके फाइनल ईयर के एमबीए के बच्चे हैं, एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, बीबीए फाइनेंस कर रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं स्टॉक मार्केट होती है। तो यार जब आपका इल्म ही आउटडेटेड है, तो फिर तो मैं गो के एग्री नहीं करता। फिर तो आजाद चाय वाला साहब जो फरमाते हैं कि इन डिग्रियों का कोई फायदा नहीं है, तो वो तो साबित हम कर रहे हैं ना कि उनका फायदा ही नहीं है। हम, यानी एक बात जो एक मैट्रिक फेल धीरू भाई अंबानी को समझ में आ गई, वो बात आप लोगों को एमबीए फाइनेंस करके समझ में नहीं आ रही कि बगैर कॉर्पोरेट सेक्टर के मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब दुनिया में सिंपल थंब रूल से देख लें, मेरी बात पे यकीन ना आए, हर मुल्क को देख लें, जो मुल्क जितना तरक्की याफ्ता है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लें आप। दुनिया में सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन किसकी है? अमेरिका की। नजर आती है उसे कॉर्पोरेट अमेरिका कहते हैं। 55% पूरी दुनिया के शेयर एक तरफ, 55% एक तरफ। तो आपने अगर ताकत बननी है, फिर आप रोते हैं कि जी हमें मार पड़ती है, फिर आप ये क्या आपका ख्याल है कि बर्गरों के बाइकाट करके और उनकी चीज आप कुछ बनाने की पोजीशन में ही नहीं है। जब तक आप मुआशी ताकत नहीं बनेंगे, मैं बार बार ये सारा प्रोग्राम मैंने सोच के कि 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जांदे मुक। जब तक आप फाइनेंस, इकोनॉमी, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टॉक मार्केट्स, बिजनेस इसको नहीं सीखेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो। हमारे नबी ने खुद जो है फरमाया, हमारा दीन कहता है कि 9 गुना 10 गुना रिस्क जो है कारोबार में ज्यादा है, मगर हम नौकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमारी ये हिम्मत ही नहीं है कि हम सोच लें कि हम, ना हम दीन के हैं ना हम दुनिया के हैं। वैसे तो दीन और दुनिया एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करता है। इस्लाम से ज्यादा मॉडर्न रिलीजन है ही कोई नहीं। इस्लाम से बेहतर कोई तरीका जिंदगी गुजारने का है ही कोई नहीं। आपका नबी तिजारत करता था। नबी करीम क्या करते थे?
जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जितना मैंने पढ़ा हुआ है, और हज़रत खदीजा ने किस तरह उनसे इम्प्रेस हुई और वो बाद में उनकी शादी तक बात चली गई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इमानतें संभालते थे, यानी लोग पैसा पूल करते थे, जो भी इन्वेस्टर्स थे, जिनमें से कहते हैं कि हज़रत खदीजा भी एक बड़ी इन्वेस्टर थी, वो ट्रेड करते थे। अब ये क्या डिफरेंट है कि अगर इधर कुछ आज के दौर में, मैं तो उसे सुन्नत सुन्नत पे ही कहूंगा कि कोई आदमी आम, अमरूद या ऑरेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान से इकट्ठे करके खरीद के किसी यूरोपियन मंडी में, किसी गल्फ की मंडी में बेच रहा है, तो वो तिजारत नहीं तो और क्या है, और उसका हिस्सा बांट रहा है। एज पर माई अंडरस्टैंडिंग तो वो प्योर कॉर्पोरेट सेक्टर था। कॉर्पोरेट क्या होता है? कॉर्पोरेट सेक्टर क्या होता है कि एक बंदा जो है, दिनू भाई अंबानी जो है, उसने फॉलो कर लिया हमारा हमारा जो, देखें, जो फॉलो करेगा तरक्की तो वो करेगा ना। उसने लोगों से पैसा इकट्ठा किया, लोगों की मानतों की हिफाजत की, ईमानदारी से ट्रेड किया, उसने पैसा बना लिया। आप किस हिसाब से कहते हैं कि किसी किस्म की तिजारत में रुकावट है? आप ना कर्जा लें बैंकों से। मैं तो उल्ट कह रहा हूं कि जब आप डेट पर ना जाएं, आप इक्विटी बेस्ड काम करें। तो ये तो मेरे हिसाब से तो ये सुन्नत है, इक्विटी बेस्ड काम करना। मैं अगर हर चीज में रिलीजन लाने का कायल नहीं हूं, मुझे माफ कीजिएगा, ना मैं कोई रिलीजियस स्कॉलर हूं, लेकिन पैसे इकट्ठे करके, कंपनी पूल करके, मेरी समझ में तो यही बात आई है कि मैनेजमेंट फी जो है एक तरह की, या पार्टनरशिप, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हासिल करते थे। उसमें से उनका वो मैनेजमेंट की अपनी फी लेते थे, उनको बताते थे कि जी जो मुनाफा आएगा उसमें ये मेरी परसेंटेज होगी, मैं कस्टोडियन हूँ। और सादिक और अमीन भी मेरा ख्याल है इसीलिए उन्हें कहा जाता था। तो भाई आप भी बनो सादिक और अमीन, आप लोगों को साथ लेके चलो, लोगों के भी चूल्हे चले, आपका भी चूल्हा चले, आप भी कमाएं, लोग भी कमाएं। तो तिजारत मेरे ख्याल में तो किसी एतबार से भी हमारे मुल्क में या हमारे दीन में या किसी चीज़ में मना नहीं है। अब ओवरसीज भी अगर बैठ कर देखें, मैंने मेरे मेरे वहाँ पे अगर उन्होंने भी टैक्सियाँ चलाते रहना है, लिफ्ट में जाते रहना है, बुरा हाल है उन लोगों का भी। 90% ओवरसीज बड़ी ही पथेटिक किस्म की जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई चांद तारे नहीं लगे हुए, सिर्फ वो अब चूंकि चले गए होते हैं तो उनके पास कुछ कहने को होता नहीं है, तो वो फिर ऐसे ही बस इधर उधर की। हाँ, कुछ डॉक्टर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल्स हैं जो अमेरिका में अच्छी सैलरी लेते हैं। इवन मैं टॉप के बंदों से 49% तक टैक्स है। अगर आप वही बंदे पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, वो बासलाहियत है तो कंपनी उसको इतनी तनख्वाह दे रही है ना। ठीक है ना। पाकिस्तान में एक सलीम गौरी साहब की मिसाल है, नेटसोल, उन्होंने आके लिस्ट कराया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में वो जो है पहले जॉब करते थे। तो अगर आप बासलाहियत हैं, आप कंपनी खोलें, आप क्यों इतना टैक्स देते हैं? क्यों 50% टैक्स देते हैं? एक्सपोर्ट पर तो मेरा भाई 1% फुल और फाइनल टैक्स है। अरब अरब रुपए की एक्सपोर्ट करो, 99 करोड़ तुम्हारे और तुम्हारे बिजनेस एसोसिएट्स की है। 1 करोड़ की करो तो 1 लाख रुपया टैक्स दो, और 1 करोड़ में जितना कमा लो वो सारा तुम्हारा है। डॉलरों में कमाई करो, रुपयों में काम करो। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते हैं, आप किन्नू बेचते हैं, आप अमरूद बेचते हैं। अब ये ना कहेंगे जी पाकिस्तान में कुछ भी नहीं होता। यार डेनिम हमारी बेहतरीन है, टी शर्ट्स हमारी बेहतरीन है, टेक्सटाइल हमारा बेहतरीन है, टॉवल हमारे बेहतरीन है, बेडशीट हमारी बेहतरीन है, आपका फ्रूट्स हमारे बेहतरीन है, इवन ड्राई फ्रूट हमारे पास है। बहुत से पार्ट्स बनते हैं चीज़ों के, टोयोटा गाड़ी के पुर्जे बनते हैं, होंडा के पुर्जे यहाँ बनते हैं, आप वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। रेडिएटर बनते हैं यहाँ पे, टंकियाँ बनती हैं गाड़ियों की, टायर बनते हैं यहाँ पे। आप किसी तरफ चले जाएं। अब आप ये कहें कि जी 25 करोड़ बनने के इधर बनता कुछ नहीं है, तो ये एक बेवकूफ़ी की बात। और सबसे सस्ती लेबर भी आपकी है, सबसे सस्ते भी आप हैं। अब लोग कहते हैं जी बिजली ज्यादा। भाई किन्नू तोड़ने में कौन सी बिजली लगती है? किन्नू तोड़ तोड़ के क्रेट में डालने में। आम जो है उन्हें पैक करने में कौन सी बिजली लगती है मेरा भाई? हाथ से जो लेदर की जैकेट है या लेदर का जो वो कोई आपने सीना है, उसमें क्या लगती है? वो जो दबके का काम है, जो मैं आपको कह रहा हूँ रूसी मलबूसात, उसमें क्या बिजली लगती है? ये मैंने जैकेट पहनी हुई है, इसे स्टिच करने में क्या बिजली लगती है? बड़ी थोड़ी सी बिजली स्टिचिंग यूनिटों में लगती है। हाईली एफिशिएंट है मशीनें। तो ये बहाने हैं ना करने के। ये लेट के सारा दिन उनको गाली देते रहना, बाहर चला जाए भाई। आप 25 करोड़ बंदे ही, भाई आपके पास ही फिर कोई स्कीम होगी। आप 25 करोड़ बंदे जो है वो वीजा लगवा के चले जाए। मेरा तो नहीं ख्याल 25 करोड़ लोगों को कोई लेने लगा है मुल्क। और वहां जाके करेंगे क्या? वहां जाके रोते हैं। मेरे पास यकीन माने, मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग बिलीव करें या ना करें,
मेरे पास इतने लोग सेशन लेते हैं कि जी मैं यहाँ आ गया हूँ, यहाँ कंडीशंस बड़ी ख़राब हैं, वो छुपे हुए होते हैं, छुप के वो कहीं पे ये फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि मैं इलीगल इमिग्रेंट हूँ, ना नौकरी है अच्छी, ना कोई कुछ है, आई एम जस्ट सर्वाइविंग। डंकी फिल्म आप उसकी देख लें, शाहरुख खान की, मैंने तो अभी तक नहीं देखी, लेकिन वो मैंने सुना है उसके बारे में कि वो इसी टॉपिक पर है। वो भाई कई मर जाते हैं वहां पे। आप लोग, आपका जो ख्याल है ऐसे मुंह उठा के आप टर्की चले, टर्की में पता है आपको कि इन्फ्लेशन कितनी है? अच्छा, बहुत सारे जो हैं सियाने हैं, वो जी पाकिस्तान से जी 8 लाख बंदे चले गए। भाई फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, 3.5 लाख बंदे जो हैं पिछले साल 2023 में इंग्लैंड से माइग्रेट कर गए हैं, खराब इकोनॉमी की वजह से। ठीक है ना? उधर का 3.5 लाख बहुत बड़ा परसेंटेज है पॉपुलेशन के हिसाब से, आप निकाल लेंगे। आपकी 25 करोड़ में से 7-8 लोग चले गए हैं, तो वो बड़ी कम परसेंटेज। आप इंग्लैंड की पॉपुलेशन देखें, अपनी पॉपुलेशन देखें, उनके प्रॉब्लम्स, उनके रेंटल प्रॉब्लम्स, उनके मॉर्गेज की प्राइसेस, उनकी जो मसले मसाइल हैं उनके भी हैं। देयर आर प्रॉब्लम्स एवरीवेयर। तो बात यह है कि आप हर वक्त रोते रहना, हर वक्त हालात का दूसरों को जिम्मेदार ठहराना, काम करना नहीं। हमारे बिजनेसमैन क्या है, इनहेरिटेड जो है ब्रांडन रोड, बीडन रोड, आल रोड, इनके साथ रोज मैं इन लोगों को मिलता हूँ, वहाँ पे शेप्स क्लब में ही आए होते हैं। इनहेरिटेड वेल्थ है, 50 करोड़ रुपए के एसेट है, उसमें से 15 लाख 10 लाख रुपए महीने का कमा के वो समझता है कि जी वो जमीन पे पता नहीं को क्या चीज पैदा हो गया है, कख उन्हें पता नहीं है बिजनेस के बारे में। अब वो जाहिर है भाई, इतनी बड़ी वेल्थ किसी को भी दे दें, किसी गधे को भी बैठा दें आप। देखिए ना, बाहर के मुल्कों में कुत्ते और बिल्लियां भी जो है वो इनहेरिटेंस उन्हें मिल जाती है। किसी कुत्ते या किसी बिल्ली को भी अगर आप 50 करोड़ रुपए की इनहेरिटेंस दे देंगे, वो मकान दे देंगे, तो उसका किराया जो है वो तो लाखों में ही आएगा ना। वो कहेंगे जी वो बड़ा सेंसेबल है, बड़ा एक्यूमेन है, उसका उसमें क्या एक्यूमेन है मुझे बताइए। परदादा ने कभी वो प्लाजा खरीद लिया था, और वो आगे सोच ही नहीं है उसकी कोई। सोच ही उसकी यही है कि पीपों के अंदर पैसे डाल के, मेरा एक और दोस्त है वहीं पे, वो ट्रैवल एजेंट है, वो कहते हैं नहीं यूरोप के वीजे लगवाएं, जो तेल के पीपे हैं उनमें नोट डाल के मेरे घर ले आया पेमेंट करने के लिए। कहता है, मैंने कहा जी मैं तो नहीं लूंगा, मैं तो चेक से लूंगा, मैं तो लुटा जाऊंगा, मैं नहीं ऐसे पैसे लूंगा। तो इनके बैंक अकाउंट्स नहीं है, ये इनका बिजनेस है, क्यों, मैंने ये इनकी नॉलेज है। ठीक है ना? और माशाल्लाह सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाह करते रहते हैं सारा दिन। भाई तुम टैक्स चोर हो, तुम मुल्क का भी बुरा कर रहे हो, तुम अकल तुम में है कोई नहीं, पढ़े लिखे तुम कोई नहीं, तुम आइकन बने हुए हो, 12-14 लाख रुपए की तुमने कैश दे के जो है मेंबरशिप ली हुई है। तो सर ये जो लोग हैं ये अनफॉर्चुनेटली मुझे तो मेंटली सेन नहीं अक्सर लगते जब मैं इनसे गुफ्तगू करता हूँ। इतना लो लेवल है पाकिस्तान में, तो वैक्यूम है। मैं आपको पढ़े लिखे लोगों को बताऊं कि अगर आप मैदान में आ गए, नौकरियों की भीख मांगने की बजाय, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आ गए, उन्होंने अपनी फैमिली के वसाइल इकट्ठे किए, बाहर जाने की बजाय 30-40 लाख 50 लाख वहां इकट्ठा करने की बजाय 4-5-8-10 दोस्तों को इकट्ठा करो, यकीन मानो कि तुम्हारे पास गाड़ियां आ जाएंगी, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी, कंपनियां बनाओ, म्यूचुअल तरीके से बिजनेस बढ़ाओ, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसी तरह जो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं उनको भी मैं ये कहूंगा कि वो अपनी कंपनियों को लिस्ट करवाएं। आप ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 5-7 लोग मेरे इल्म में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी बहुत से कर रहे होंगे जो मेरे इल्म में नहीं है। उनको क्या चाहिए? उनको चाहिए लिस्टिंग कराएं, आप अली बाबा बने पाकिस्तान के, आप वॉलमार्ट स्टोर बने पाकिस्तान का। देखें, जब आप अपने साथ लोगों को लगाएंगे, सरमाया लोगों का लगाएंगे, तो वो आप बहुत ग्रो हो जाएगा और कंपनी का स्ट्रक्चर बन जाएगा, आप धीरू भाई अंबानी बने। हर इंसान अपने आप में होता है, ये इंस्पिरेशन के लिए मैं नाम ले रहा हूँ। बाकी तो जाहिर बात है हर बंदा इंडिविजुअल पैदा हुआ है, लेकिन आप बिजनेस मॉडल किसी से स्टडी करते हैं और उसके मुताबिक आप उसको फॉलो करते हैं। तो बहरहाल मेरी तो भाईजान यही आप सबको दरख्वास्त है, और मेरी तो यही कोशिश है, मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ उतनी मैं कर रहा हूँ। आगे जो अल्लाह को मंजूर, बाकी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं तो कंफर्टेबल हूँ अपनी ज़िंदगी में, खुशबाश ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। बाकी जो रह गई है मेरा ख्याल है वो भी ठीक हो जाएगी, अल्लाह करे कि इससे लोगों को फ़ायदा हो। तो बहरहाल हम तो नेक नीति से लगे हुए हैं, और हम तो दुआ करते रहेंगे, सिखाते रहेंगे लोगों को, कोशिश करते रहेंगे। मेरी तरफ से बहुत सी दुआएं। ये मेरे नंबर आपके सामने है, 0300946624, 033642423426। इस पर व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सोशल मीडिया की साइट्स भी हैं मेरी दी हुई। और मैं यही चाहता हूँ कि मुल्क ग्रो करे, कोई भी तरक्की कर ले। मैं जितने मेरे दोस्त हैं, स्पीकर्स हैं, इनके पास जाता हूँ, कासिम अली शाह साहब के साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुकात हैं दोस्ती के। आप जब जाता हूँ मैं उन्हें कहता हूँ कि आप भी भाई कंपनी या तो अपनी लिस्ट कराएं, नहीं तो आपका जो इन्फ्लुएंस है लोगों को बताएंगे, उसके फ़ायदे हैं। और बहुत से दोस्तों के पास गया हूँ मैं, मुझे उन्होंने इनवाइट किया, साकिब अजहर साहब ने, इज़ वेरी काइंड।
उन्हें भी मैंने यही कहा कि नेबलर्स में जो 16 लाख बंदा आप जो नेटवर्क बना के बैठे हुए हैं, तो अगर आप ये 16 लाख 10-10 रुपए का भी आपका शेयर ले लें तो बात कहाँ जाती है। 16 लाख तो 1 करोड़ 60 लाख तो ये इकट्ठा हो जाता है, 100-100 रुपया दे दें तो 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो एक बड़े लेवल की जगह बनाओ, उनको सबको उधर जो है उनको सिखाओ, गाइड करो, बढ़ाओ, कॉलेजेस बनाओ, यूनिवर्सिटीज़ बनाओ। बाकी हर एक की अपनी मर्जी है। इंसान का काम कोशिश करना है, कोशिश में कीते जाऊंगा, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं कोशिश करता रहूंगा। दुआओं में याद रखिएगा। मेरी कोई बात गलत लगी और मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।